चले भाई, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। पहला अध्याय हमारा आरंभ होगा जिसका नाम क्या है भाई? वर्णमाला। आप सभी के पास बुकलेट आ गई है क्या? बुक इशू करवा लीजिए सभी। किसी के पास नहीं है बताएंगे जरा? इतने लोगों के पास नहीं है तो अभी क्यों नहीं करवा लिया आकर के? थोड़ा पहले आया करो, 4 बजे से पहले, ठीक है? और करवा लिए रहना, ठीक? चलो भाई, तो देखो वर्णमाला हम आरंभ करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस शब्द को समझे, वर्णमाला से तात्पर्य क्या है। हिंदी के पेपर, क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे तो वहां पर आपको सीधे सीधे एक शब्द वाले ही प्रश्न नहीं बल्कि अब डेफिनेशंस भी वहां पर आपको मिलेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। और ऑप्शन में वहां पर होगा, पहला ऑप्शन वहां पर दिया रहेगा वर्णों के सार्थक समूह को, दूसरा ऑप्शन होगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, तीसरा ऑप्शन होगा वर्णों के समुदाय को, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे भाई हम लोग? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। वर्तनी की परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि सभी को एक एक लाइन का छोटा छोटा डेफिनेशन हम लोग अपने दिमाग में बनाते जाएंगे। ये चीज हम लोग वर्णमाला के लिए क्या देखा हमने भाई? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं भाई? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब अगर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं तो हमारा अगला प्रश्न आना चाहिए कि भाई वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है वर्ण भाई? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं कहेंगे हम, क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है बात? तो वर्ण क्या किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है भाई? वर्ण कहते हैं। अब यहां पर एक बात और हम लोग लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो ये है ही, साथ ही साथ में हम यहां लिख सकते हैं कि इसका खंड नहीं किया जा सकता। इसका खंड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब इसका खंड नहीं किया जा सकता ऐसा हमने लिखा, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या वर्ण होंगे। मुझे बताइए जरा, ये क, क्या ये एक वर्ण है? कहो, क्या ये एक वर्ण है? बताओ जल्दी से, क्या ये एक वर्ण है? और क्या ये एक वर्ण है? बता दीजिए जल्दी जल्दी मुझे। हम यहां पर बिल्कुल मेंशन करेंगे कि ये एक वर्ण नहीं है, ये एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है। कारण क्या है भाई? कि हम इस क को लिख सकते हैं क धन अ, है ना? वास्तव में इसका तो उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। मैं बोलने के लिए इसे क कह दे रहा हूं, लेकिन हम इसे उच्चारित नहीं कर सकते जब तक कि उसमें अ न जुड़ जाए। तो वास्तव में ये वर्ण नहीं है। वर्ण कौन है? हलंत के साथ क और अ, ये दोनों वर्ण हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग क्या? वर्ण। ये वर्ण नहीं है। तो फिर ये क्या है सर? तो यहां पर अब हम लोग एक और नया शब्द लेकर के आ जाते हैं भाई। एक और नई चीज जानते हैं जिसे हम कहेंगे क्या? अक्षर। क्या कहेंगे भाई हम लोग? अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? श्वास के एक आघात में उच्चारित, श्वास के एक आघात में, श्वास के एक आघात में उच्चारित वर्णों को क्या कहेंगे हम लोग भाई? हम इसे कहते हैं अक्षर। और बिल्कुल इसका खंड किया जा सकता है। अगर मैं यहां लिख दिया क, तो इसको लिखेंगे हम लोग क धन अ। ये जो क है ये क्या है भाई? ये क है बिल्कुल क्या? हमारा अक्षर।
साथ ही साथ में यदि मैं यहां पर लिख दूंगा अ, तो अ भी एक अक्षर है, ये भी अक्षर है और ये भी अक्षर है। कुल मिलाकर के जो स्वर हैं वो क्या होते हैं भाई, अक्षर भी है वर्ण भी है। अब इस बात को समझो, स्वर और व्यंजन की परिभाषा बताते हुए मैं भविष्य में आपको, अभी भविष्य मतलब 5-10 मिनट बाद ही आपको बताने वाला हूं। स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सके, और व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये जो स्वर हैं इनको हम लोग वर्ण कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर हम लोग एक बात नोट कर लेंगे कि यहां पर इसको देख करके स्वर एवं स्वर रहित, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना व्यंजन क्या होते हैं भाई, वर्ण होते हैं। जबकि यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, स्वर एवं स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन अक्षर होते हैं। समझ में आ रही बात? स्वर क्या है, तो स्वर वर्ण भी है और स्वर अक्षर भी है। लेकिन अगर स्वर रहित व्यंजन है तो वो केवल क्या होंगे, वर्ण, और स्वर सहित व्यंजन है तो क्या हो जाएंगे, वो अक्षर। अब यहीं पर प्रश्न बनता है, निम्न में से वर्णों के संबंध में गलत वाक्य को चुनिए। और पहला वाक्य लिखा रहेगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। दूसरा वाक्य लिखा रहेगा इसका खंड नहीं किया जा सकता। तीसरा वाक्य लिखा रहेगा ये स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन होते हैं। तो कौन सा वाक्य गलत हो गया भाई, स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन होते हैं। ये स्वर सहित नहीं बल्कि स्वर के बिना वाले व्यंजन होते हैं। इसमें ये हलंत वाले व्यंजन आते हैं, ये वाले व्यंजन नहीं आते। क्या ये बात क्लियर है? हमें कहिए हाँ कि ना। अगर ये बात हमें क्लियर है तो मुझे एक चीज यहां पर करके बताइए जरा, कि अगर मैंने लिख दिया यहां पर एक शब्द राम, क्या लिख दिया भैया मैंने, राम। राम में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, मुझे जल्दी से बता दो भाई आप लोग। कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, जल्दी बोलो। 4 वर्ण और 2 अक्षर। पक्की बात? कितने वर्ण है भाई? 4। कौन कौन से 4 वर्ण? र, आ, म, अ। कितने हो गए टोटल भैया? 4 हो गए। और अक्षर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? रा, म। कितने हो गए भाई हमारे टोटल? 2 हो गए। हाँ कि ना? तो अक्षर और वर्णों को काउंट करना, क्या ये चीज समझ में आ रही बात? आगे चल के हम लोग बहुत सारे वर्ण विच्छेद करेंगे, इसे वर्ण विच्छेद करना कहते हैं। आगे चल के करेंगे हम लोग वर्णों को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो भाई, तो ये वर्ण एवं अक्षर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, क्या हमने ये नोट कर लिया? कहो आगे ना, यदि नहीं तो फोटो खींच के रखते जाना, ठीक है। चलो भाई, वैसे समय है, इत्मीनान से नोट कीजिए जल्दी से। ये वर्ण और अक्षर, अ तो स्वर है ना, अ क्यों स्वर रहित होगा? ये का स्वर रहित हुआ ना। अरे भाई, उसको 2 वाक्य ना लिखकर मैंने एक लिखा। स्वर वर्ण होते हैं और स्वर रहित व्यंजन वर्ण होते हैं, ऐसा लिख लो फिर। समझे बात को? 2 वाक्य बना लो, इसको भी 2 वाक्य बना लो। स्वर अक्षर होते हैं और स्वर सहित व्यंजन भी अक्षर होते हैं, ऐसा बना लो। यहां पर एक शब्द का प्रयोग है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई? क्या है भाई?
ध्वनि। बिल्कुल लिख करके रखिएगा कहीं पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी कह दे तो क्या बोलोगे? हमेशा आप ध्वनि कहोगे। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहेगा तो क्या बोलोगे? वर्ण। मुद्दे की बात यह है कि भाषा किसे कहते हैं। बार बार हम लोग भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई ये सब शब्द कह रहे हैं। आखिर भाषा क्या होती है? तो भाषा के लिए हम लोग देखो, भाषा, बोली, विभाषा, उपभाषा, परिशिष्ट भाषा, मानक भाषा, इन सब पर हम लोग एक अलग से चैप्टर रखे हैं जिसको नाम है हमारा क्या? भाषा एवं बोली। और वहां मैं पूरा डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो, विचारों के आदान प्रदान को किसे भाषा कहते हैं भाई? विचारों के आदान प्रदान को, स्वयं को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। किसे कहते हैं भाषा? बताइए जरा जल्दी से। विचारों का आदान प्रदान दोनों होना चाहिए, तब भाषा पूर्ण होती है। यदि केवल मैं बोलता रहा और तुम मौन व्रत धारण के, चेहरा सपाट, फिर मेरी एनर्जी डाउन होने लग जाती है भाई। ये जो तुम लोग चेहरा बना करके बैठ जाते हो ना कभी कभी, ओए होए होए होए, मैं कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं रे? भाषा ही तो पढ़ा रहा हूं मैं। भाषा मतलब क्या कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो स्माइल कर दो, दोहरा लो। ये कौन सा लैंग्वेज होता है? ये क्या चल रहा है भाई साहब? हाँ, कुछ के चेहरे में बना हुआ था ना ये। हाँ, ध्यान से देखो, किसे कहते हैं भाषा? लैंग्वेज किसे कहते हैं? जहां पर क्या हो भाई? विचारों का आदान प्रदान। भाई बिना फीडबैक के कोई लैंग्वेज नहीं है। बिना फीडबैक के वो पूर्ण हो पाया क्या? पूर्ण हो पाया क्या? नहीं। ठीक है बात। चलो भाई, तो देखो यहां पर ध्यान से कि भाषा, यहां पर भाषा किसे कहते हैं भाई? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को, या कहना चाहिए अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब अभिव्यक्ति के माध्यमों पर अगर हम जाएं तो ये तीन प्रकार से हो सकते हैं भाई। एक तो हो सकता है क्या हमारा? लिखित। एक क्या हो सकता है भाई हमारा? मौखिक। बिल्कुल सही। एक हो सकता है हमारा क्या भाई? मौखिक। और एक क्या हो सकता है हमारा? सांकेतिक। बिल्कुल ठीक। तो तीन प्रकार से हमारे पास में ये हो सकते हैं। पहला क्या बोला हमने भैया? लिखित। लिखित के अंतर्गत हम लोग क्या लेंगे भाई? लिखित भाषा के अंतर्गत हम लोग क्या ले लेते हैं? तो यहां पर जो भी मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं वो आपको दृश्य है, दिख पा रहा है, और साथ ही साथ में आप उसे पढ़ करके क्या कर रहे हो भाई? कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हो। तो जो दृश्य है और पठ्य है वही क्या है भाई? हमारा लिखित है। जो मौखिक की क्या बात है भाई? जो मैं बोल रहा हूं अर्थात कंठ्य, और आप उसे सुन रहे हो अर्थात श्रव्य। ठीक है, देख करके, पढ़ करके किसी चीज की जानकारी हासिल अगर कर रहे हो तो वो क्या है भाई? लिखित। यह भी हम लोग जिस माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में यहां पर तीनों चीजें शामिल है। क्या क्या तीनों चीजें शामिल है? पहला, मैं यहां लिख रहा हूं, उसे आप देख करके पढ़ भी रहे हो, साथ ही साथ मैं बोलते भी जा रहा हूं तो कंठ, और आप उसे सुन रहे हो तो कंठ श्रव्य अर्थात मौखिक भी है। और कुछ बातें क्या है भाई? सांकेतिक। सांकेतिक भी हो रहा है। यदि बात आपको समझ में आ रही है तो आपकी आंखों से वो चीज मुझे समझ में आ रहा है। सांकेतिक भाषा, ये आप देखो, जैसे ट्रैफिक लाइट हुआ, ट्रैफिक लाइट कितने रंग होते हैं वहां पर भाई? 3 होते हैं। पक्का? क्या क्या मतलब होता है? कौन कौन से रंग होते हैं बताओ जरा जल्दी से एक बार। रेड, क्या मतलब होता है रेड का? अच्छा ठीक। और ग्रीन, क्या मतलब होता है इसका? क्या? ये क्या था रे? गो है। ठीक है चलो। और अगला येलो। येलो क्या मतलब होता है बताओ? नहीं, जो तुम लोग यूज करते हो वो ईमानदारी वाला बताओ। येलो मतलब क्या करते हो तुम लोग? क्या? और भगाना है?
मत करा करो नालायकों, संभल के चला करो, ठीक है। देखो ये क्या क्या बोल रही थी तू? चलाने नहीं आता? हाँ, चलाना जाएगा चलाना जाएगा वो अलग है, यमराज आ जाएंगे तो बात ज्यादा बिगड़ जाएंगे। हाँ चलो देखो यार, आज सुबह ही यहीं पर एक्सीडेंट हो गया। हाँ, और हमारे ही स्टूडेंट का हो गया, वो खतरनाक बात थी। ठीक, तो संभल के रहा करो, संभल के चला करो। देखो यहाँ पर सांकेतिक भाषा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा रो रहा है, उसके क्रंदन को सुनकर, उसके रोने को सुन करके कि भाई वो क्या चाहता है, उसकी तबीयत खराब है कि उसको भूख लगी है, क्या मामला है, वो बात को संकेत से समझना माँ को ही समझ में आता है, बाकियों के औकात से बाहर है। ठीक है, एक दूसरा, या डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है। दूसरी बात, जैसे हम लोग संकेत का प्रयोग कर रहे होते हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या काम नहीं करना है, कहाँ हॉर्न बजाना मना है, कहाँ पर क्या है भाई वेडिंग जोन कौन सा नहीं है, ये सब बातें जो हैं लिखी जाती है। ठीक है, बात संकेतों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो भाषा के कितने रूप हम लोग देख रहे हैं भाई? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अच्छा, भाषा के लिए जो लिखने की जो क्रिया है, इसी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या भाई? लिपि। क्या शब्द प्रयोग करते हैं भाई? लिपि। मैंने कहा कि भाषा और लिपि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। बोली क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। हमारी मातृभाषा क्या है भाई बताइए? क्या है? हिंदी। और छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते तुम लोग? हाँ, यही अंतर को समझना है। छत्तीसगढ़ी एक बोली है परंतु हमारी मातृभाषा है। जो हमें अपने माँ से, अपने समाज से सीखने को जो मिला वो मातृभाषा है। वो खुद भाषा हो ना हो, वो छत्तीसगढ़ी एक बोली है परंतु हमारी मातृभाषा है। स्रोत भाषा क्या होती है, ये सब बातों के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक हमारा अभी रहेगा खाली, ये समझ लो, आगे चल के इसको समझना है। फिलहाल के लिए बता दो, अगर हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी के लिए लिपि कौन सा प्रयोग कर रहे हैं भाई हम लोग? कौन सा? देवनागरी। क्या कोई मुझे ये बता पाएगा कि हिंदी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए, इस बारे में किसने विचार रखा था, किसने इसकी मांग की थी कि हिंदी भाषा में भी रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए? बताओ जल्दी से। भारतीय इतिहास में जाना होगा, भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने मांग की थी। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं हम लोग भाषा लिपि के बारे में। यहां पर हमने वर्ण और अक्षरों को समझा। चलिए जल्दी से अब मुझे बता दीजिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे वर्णमाला की, तो हमारे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है भाई? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए हैं अब? 53। कितने हो गए टोटल? 53। पहले कितना हुआ करते थे? 52। ये 53 को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देंगे मेरे साथ कि क्या क्या होते हैं भाई। एक तो हम जानते हैं क्या होते हैं भाई? स्वर। क्या होते हैं भाई? स्वर। और क्या होते हैं भाई? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। और तीसरे क्या कहलाते हैं भाई? अयोगवा। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। आइए समझते हैं ये तीनों के बारे में। हमारे पास वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 53। स्वर कितने होते हैं बता दीजिए एक बार? 11 स्वर है। कितने स्वर है भाई हमारे पास? 11 स्वर है, कुल 11 स्वर है। और व्यंजन कितने हमारे पास? अब तो एकदम परफेक्ट 40 हो गए। और अयोगवा कितने हमारे पास? 2। अयोगवा कितने हो गए हमारे पास? 2। तो ये है क्या? वर्णमाला। वर्णमाला में 3 कैटेगरी हम लोग रखे हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है यहाँ पर 3 कैटेगरी है। पहला क्या कहलाता है भाई हमारा? स्वर। दूसरा, तीसरा। आइए समझते हैं ये क्या चीज है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बहुत आसान बात है, लेकिन जिनकी हिंदी बहुत लंबे समय से छूट गई है, वो बहुत ध्यान से समझते जाना। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं। स्वर के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है बोलते जाओ भाई? फिर तुम लोग भयंकर एनर्जी डाउन कर रहे हो। चलो फिर से बोलो एक बार।
फिर से बोलो यहां से। हाँ, फिर शुरू हो जा रहे हो आगे। फिर से रिपीट करेंगे, एक बार बोलेंगे तो इसको उच्चारण करके बताओ। इसको फिर से बोलो। री। ऋषि क्या होता है? ऋतिक बोल दे, मेरे को ऋतिक रोशन पसंद है, वाह। ये बोल के बताओ तो। बोलो। ये क्या मतलब हुआ? री 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 री, ये क्या है? दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? फिर से बोलो इसको। बोलो र र र। अरे जोर से यार। र र। अब बोलो री र री र री र री। अब ध्यान से समझो, जब आप कहते हो र तो आपके जीभ के सामने भाग में कंपन हो रहा है, और एक कंपन हो कहां रहा है? तालू में। किसका तालू जा रहा है भाई? तालू किसे कहते हैं? चलो मैं बोल रहा हूं, पहले वो इमेजिन कर लो, आगे चल के हमें बहुत काम आने वाला है। पहले तो इमेजिन करो अपना कंठ। कर लिए कि दबा के बताऊं? कर लिए कंठ, ठीक है। दूसरा, अबे मेरा नहीं रे, तुम्हारा दबाऊंगा, अपना थोड़ी दबा दूंगा। हाँ, कंठ कर लिए। अब वहां से थोड़ा सा ऊपर आओ, जीभ के ऊपरी क्षेत्र में देखो एक खालीपन ऊपर में दिख रहा है, ऐसा सेमी सर्कल टाइप कुछ ऐसा बना, हेमिस्फेरिकल से बना हुआ। टच करो उसे। कर लिए टच। वही है तालू। क्या है वो? तालू। दिख रहा तालू? अब दिख रहा है ना? हाँ भी बोल रहा, कहां दिख रहा है बे? दूसरे मुंह फाड़ के देख रहे हो क्या? अरे सर दिख नहीं रहा है, महसूस कर रहे हैं। कुछ भी बात करने लग जाते हो तुम लोग। दिख रहा है कि महसूस कर रहे हो? हाँ, तो ऐसा बोला करो। क्या कर रहे हो? महसूस। तालू महसूस किए। अब तालू महसूस करने के बाद जीभ को वहां से आगे सरकाते जाओ, सरकाते जाओ। आपको एक थोड़ा सा ऐसा उबड़ खबर रेसिस्टर टाइप दिखेगा, कुछ दिख रहा है? ब्रेकर ब्रेकर आ रहा है? दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है, अब महसूस हो रहा है। अब महसूस हो रहा है। हाँ, तो अब ये जो ब्रेकर ब्रेकर महसूस हो रहा है, क्या है ये? मूर्धा। क्या हो गया ये? मूर्धा। मूर्धा से आगे आओ, फिर अब सॉफ्ट सॉफ्ट आ गया। दांत मत टच करना, दांत से पहले। इसे कहते हैं मसूड़ा। देखो सड़ा वाला थोड़ी, थोड़ा अच्छा डॉक्टर जानता हूं मैं। मसूड़ा महसूस किए। अब इसको हिंदी में हम लोग बार बार मसूड़ा नहीं, दंत मूल कहेंगे। क्या बोलेंगे? दंत मूल, ठीक है। दंत मूल कहने का मतलब मसूड़ा ही होगा। तो मसूड़ा महसूस कर लिए। अब उसके बाद आगे बढ़ाओ तो दांत आ गया। अब दांत के बाहर क्या आ गया भाई? ओठ। ये महसूस कर लिए। देख भी लो तो, हाँ, मुंह फाड़ करके नहीं देखना है। फिर से तो तालू, मूर्धा, फिर दंत मूल, फिर दंत, और फिर ओष्ठ, है ना। अब बोलो र र र री री री। अब ध्यान से समझना, बोलोगे ट ट ट ट ट री ट री ट री। जैसे ट बोल रहे हो, वहीं से ट बोलते हुए हम लोग पीछे लेके गए हैं जीभ, और झटके से आगे डाल रहे हैं। बोलो ट, बोलो री। अब ट के जैसे बोलना है री को। री री री। जब झटके से, जैसे ट के लिए आपने झटका दिया, तब झटके से जब आप कहते हो, तब फिर आपको ऋषि के री बोलने की जरूरत नहीं है। तब आप बोलते हो क्या? री। बोलो री री री। वरना ऋतिक रोशन को ऋतिक गोल्ड बना दोगे तुम लोग, हैं? ऋषि के री। फिर से चलो, देख रहे हो स्वर नहीं बोलने आ रहा इधर, साक्षर हो ना। हाँ नहीं बोल पाए, देख। हाँ बोल रहे, बोलो, इतना नहीं बेइज्जती करते खुद की।
चलो भाई वापस से आते हैं, देखते हैं यहां पर क्या क्या कहा हमने, बोलो एक बार। अ इन दोनों को बोलने में भी दिक्कत है अभी भी आप लोग को, फिर से बोलेंगे एक बार। जब तक कि हम दोनों ई दोनों ऊ अच्छे से नहीं बोलेंगे हमारी भविष्य मात्रा सुधरने वाली नहीं है, सुधारना है। चलो तो ये तो होते हैं स्वर, कुल हो गए कितने, 11। हम क्या बोलेंगे, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण हो जाए उन्हें स्वर कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई हम लोग, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण हो जाए उन्हें स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजन को लेकर के बात आती है, व्यंजन किसे कहते हैं, तो भाई ये आरंभ होगा क से, क ख ग घ, ऐसा करते 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 बहुत सारे तक हम लोग जाएंगे। ये पूरा ग्रुप व्यंजन कहलाता है। क्या, वो मैं धीरे से बाद में बताऊंगा, बोल के बताओ तो एक बार व्यंजन सारे। क है क्या क्या बोले, धीरे धीरे, क ख ग खतरे में है देश हमारा, बहुत भारी खतरे में है। हाँ बहुत भारी खतरे में है भाई, क्या कर लोगे छाप करके ये। चलो ठीक है, व्यंजन आज ही सिखा दूंगा। देखो व्यंजन कहते किसे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें हम कहेंगे क्या, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लगती हो उसे कहते हैं क्या, व्यंजन। या कहो कि व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो पाता, तो ये स्वर लगते कैसे हैं, यहीं से एक नया शब्द हमें सीखना है जिसे हम कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं भाई हम लोग, मात्रा। आइए समझते हैं मात्रा क्या है। मात्रा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई मात्रा, जानते हो आप लोग मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा स्वर को, सर स्वर का स्वरों का वह रूप जो व्यंजन के अलग अलग रूपों को प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करे उसे हम लोग कहते हैं क्या, मात्रा। स्वर व्यंजन को प्रस्तुत करने के लिए, व्यंजन को लिखने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए स्वर अपने जिस रूप में आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, मात्रा। इसी के आधार पर बनेगी 12 खड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब बताओ आ की मात्रा कैसे होती भाई, पक्का। ई की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, ऐसे ही है ना, फिर उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा। कहीं गलत लिखूंगा तो बता देना भाई, ऐसा ही है। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा, होता है ना ऐसा, बोलो हाँ कि ना। चलिए जल्दी से लिख के बताइए, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिखिए, ऐतिहासिक। सबने लिख लिया ऐतिहासिक ऐसे, बोलो हाँ कि ना। कितने लोग ऐसा लिखे हो यार, ये बताओ, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा से हाथ ऊपर करो ना। हाँ देखिए, आप ऐसे लिख दिए क्या तुम लोग, ये नीचे वाला कितने लोग लिख दिए, ये नीचे वाले कितने लोग सही लिखे हो आप लोग। अबे नालायकों, ऐतिहासिक, अगर हमारे पास ऐ
ए की मात्रा लगानी है तब हम डबल यहां पर लगा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं ऐतिहासिक तो ये तो ए है ना, तो ए में और डबल ये क्यों लगा के रखे हो भाई? ऐतिहासिक लिखना होता तो हम ऐसा लिखते, ए लिखोगे एडी। अगर एडी लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे ना एडी, कि ऐसा लिखोगे एडी? बोलो हाँ जी। अगर मुझे लिखना है कैलाश तब मैं ऐसा लगाऊंगा कैलाश, लेकिन अगर मुझे लिखना है ऐनक तब मैं कैसे लिखूंगा ऐनक? ऐसा। बचपन में पढ़े थे ना, एडी के ए, ऐनक का ए, पढ़े थे ऐसा। अब कर दिए सत्यानाश आके आज। हिंदी कठिन नहीं है, हम मूर्ख हैं। बोलो बोल पाओगे ऐसा? भाई ये तो हमारे पहाड़ा में था ना, के जीवन ऐनक ये सबके में बना था, लेकिन आज जब ऐतिहासिक लिखने की बारी आई तो ऐसा लिख दिए, है ना। चलो भाई ऐसी गलतियां नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, हिंदी की कॉपी आप यहां रफ और घर में फेयर नहीं करोगे, जो करोगे यही काम करोगे, यही है फेयर। और कितना फेयर करोगे उसको, इतना अच्छा बुक में सब थ्योरी लिख करके दे, अरे क्या कर रही हो तुम, क्या हरा हरा लगा रही हो उसमें, पूरा घास का मैदान बना दी किताब को। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अंडरलाइन करना है तो वो कुछ शब्दावली को पहले 2 बार पढ़ लो, ठीक है। किताब पहले पूरा 2 बार पढ़ लेना, उसके बाद अंडरलाइन करना, क्योंकि जिस बात को आपने अंडरलाइन किया है वो साधारण बात है। हाँ भाई कहां थे हम लोग? तो आपकी ये कॉपी फेयर कॉपी ही रहे, और हिंदी की एक अलग कॉपी चाहिए मुझे। ये ऐसे रफ वगैरह में रखोगे, पहले कॉपी फाड़ूंगा, ठीक है, आगे छोड़ दो। दूसरी बात, आपकी कॉपी का आखिरी पेज का हेडिंग होगा वर्तनी, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी शब्द, कल भी मैं कुछ शब्द लिखवा रहा था आप लोग को, ये सारे शब्द अचानक से जो मुझे ध्यान आते जाते हैं, कभी न कभी एग्जाम में आए हुए शब्द हैं, इनको लिख लिख करके देखो, प्रैक्टिस करो। ये रफ कॉपी ही आपका सबसे बड़ा पूंजी बनने वाला है वर्तनी शुद्धिकरण के लिए। क्लियर है बात? तो जैसे ही मैं बोला ना ऐतिहासिक लिख के बताओ, कहीं भी रैंडम नहीं लिखना है, आखिरी पेज में जाके लिख देना है। सही लिखे अच्छी बात है, नहीं लिखे तो मैं बता दूंगा। क्लियर है बात? ये हरकत जरूर करना। हाँ कहां थे हम लोग भाई? मात्रा कितने होते हैं तो हमारे, देखो तो जरा, मात्रा कितने हो गए हमारे? 10 हो गए मात्रा, लेकिन 12 खड़ी होता है जी उधर। तो आइए उस 12 खड़ी का देखते हैं। यहां पर इसको जब हमको लिखना है क को, तो क्या लिखते हैं हम? का, की, कु, कु, वाह, क्री, के, कै, को, कौ, ऐसा लिखते हैं ना। फिर कंग कहा भी आ जाता है ना। तो इसी को ही हम लोग कह रहे हैं कि व्यंजन को अभिव्यक्त करने के लिए स्वर अपने जिस रूप में आते हैं, इस रूप को ही क्या कहा जाता है? इस रूप को ही हम कहते हैं क्या? मात्रा। इस रूप को ही क्या कहते हैं हम लोग? मात्रा। यदि मैं स्वरों के मात्रा के बारे में बात करूं तो मुझे बताइए ऐसी कितनी मात्राएं हैं जो शिरोरेखा से ऊपर हैं? जल्दी बता दो देख करके। शिरोरेखा समझते हैं आप लोग? ये शिरोरेखा है भाई, ये वाली लाइन कितने? 6। और शिरोरेखा से नीचे कितने हैं बता दो? 4। कितने भाई? 4। ठीक है। तो स्वर हमने क्या समझा? स्वतंत्र उच्चारण जिन वर्णों का हो जाए वो क्या है? व्यंजन। क्या है? जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता हो। अब व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर अपने जिस रूप में आते हैं उसी क्या कहते हैं हम लोग? मात्रा कहते हैं। तो ये अयोगवाह क्या है? अयोगवाह शब्द को समझते हैं। आइए, अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है भाई? स्वर के योग से बने, या सीधे सीधे कहें तो अ के योग से बने, अ के योग से बने, परंतु व्यंजन का अर्थ वहन कर सकने वाले वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत 2 बातें हैं। एक अंग जिसे हम कहते हैं अनुस्वर, और एक है हमारे पास अह जिसे हम कहते हैं क्या? विसर्ग। क्या कहते हैं भाई? विसर्ग। अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अंग, अनुस्वर,
और अह विसर्ग। अब इनको ध्यान से देखो, ये बने किससे हैं? अ से। इसलिए मैं कहता हूं क्या अ के योग से बने, परंतु ये व्यंजन का अर्थ वहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंग की मात्रा भी होती है भाई, एक बिंदु और एक चंद्र बिंदु, और विसर्ग की भी मात्रा हम लोग लिखते हैं। हम कहते हैं प्रातः काल। बोलो प्रातः काल। दुशासन, दुख, तब हम अह लगा रहे हैं, अतः अह लगा रहे हैं। दूसरी ओर यदि हमें कहना है चंद्र, तब क्या है भाई? बिंदु। और हमें कहना है चांद, तब क्या है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र कहो या कहो चांद, तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अनुस्वर का प्रयोग हो रहा है। अर्थात ये ऐसे हैं, ये अंग अह, ना इनको हम स्वर में रख सकते हैं, ना इनको हम पूर्ण रूप से व्यंजन में रख सकते हैं। ये स्वर नहीं है पूर्णतः, क्योंकि ये अ के योग से बने हैं। ये व्यंजन नहीं है पूर्णतः, क्योंकि भाई ये व्यंजन को खुद अर्थ दे देते हैं। तब जाकर के, अब बहुत ध्यान से देखना, व्यंजन को प्रस्तुत करने के लिए हमने देखा तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। साथ ही साथ में इसमें आता है कंग और कहा, तब जाकर के बनता है भाई हमारा 12 खड़ी। क्या बना हमारा? 12 खड़ी। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के मात्रा कितने हैं कभी पूछा जाए तो मात्राओं की संख्या क्या बताओगे? मात्रा कितने हैं हमारे पास? मात्रा है 12। मात्रा कितने हमारे पास? 10 धन 2 12 टोटल, जिनमें से 10 किसके हैं भाई? स्वर के, और 2 किसके हैं? अयोगवाह के। अब मुझे बताओ इन 12 मात्रा में से सीरो रेखा से ऊपर कितने हैं? अब बताओ सीरो रेखा से ऊपर कितने हैं? 7। 6 यहां से और 1 अंग। और सीरो रेखा से नीचे कितने हैं? 5। ये बात याद रहेगी? बोलो हाँ कि ना। जल्दी से बना लीजिए ऐसा। चलो भाई, हो गया? लिख लिया ना ऐसा? तो चलिए अब एक एक करके बारी बारी से पहले स्वरों को, फिर व्यंजन को और फिर अयोगवाह को पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा स्वर, और स्वर की परिभाषा लिख दीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके उसे क्या कहते हैं भाई? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके उन्हें स्वर कहते हैं। सीधी सीधी बात है। और स्वर कौन कौन से हैं? लिख दो लाइन से, स्वर और उनकी मात्राओं के साथ। लिखिए लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा इधर दोबारा। पूरे स्वर और उनकी मात्रा लिख दीजिए जल्दी से। लिख दिए सभी? कितने स्वर होते हैं हमारे टोटल? कितने स्वर होते हैं टोटल? 11। और इन 11 स्वरों की मात्राएं कितनी होती है भाई? 10। अ की कोई मात्रा नहीं। अ को शहीद वर्ण कहते हैं। अ को शहीद वर्ण कहते हैं। वो तो हर जगह है, नमक की तरह, है ना? अ को शहीद वर्ण कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के बारे में, और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वर का वर्गीकरण हम लोग 5 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे भाई? टोटल 5 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, जिनमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं क्या भाई? हमारा उत्पत्ति के आधार पर।
किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला हम कहते हैं इसे, हम कहेंगे मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वरों में हमारे पास आ जाते हैं अ, ई, उ, री। और दूसरा हम कहते हैं यहीं पर संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं भाई? संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई भाई हमारे पास? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी कभी पूछा जाए, क्या बताओगे भाई? 4। और मूल स्वर कौन कौन से बोलो एक बार। और ये जो हमारे पास में संयुक्त स्वर है, ये भी बेसिकली 2 प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं क्या? सजातीय। क्या कहेंगे भाई हम लोग? सजातीय संयुक्त स्वर। और दूसरे को कहते हैं हम लोग विजातीय संयुक्त स्वर। आइए समझते हैं क्यों हमने किसी को सजातीय कहा और क्यों किसी को हमने विजातीय कहा। सजातीय स्वरों के अंतर्गत हम समझते हैं यहां पर क्या क्या आएगा भाई। तो अगर हमने आ में आ का मेल करा दिया तो क्या मिलेगा मुझे? बोलो आ। यदि हमने ई में ई का मेल करा दिया तो क्या मिलेगा हमें? ई। यदि हमने करा दिया ऊ में ऊ का मेल तो क्या मिल जाएगा हमें भाई? बोलो जल्दी से। ऊ मिल जाएगा। चूंकि ये अ, ई और उ से मिलकर के बने हैं, एक ही प्रकार के वर्णों से बने हैं, इसलिए कहला रही ये सजातीय। वही दूसरी ओर अब अगर मैं आ में मिला दूंगा क्या? ई। देखो 2 अलग अलग प्रकार के मूल स्वर को हम लोग मिला रहे हैं। आ में क्या मिला है हमने? ई। तो हमें यहां मिल जाता है क्या? ए। यदि दोबारा हमने इस अ में ए को मिलाया क्या मिलेगा हमें? ऐ। ध्यान से देखो यहां पर जैसा मैं लिखा हूं वैसे ही लिखना। अपने उड़ी में आकर के ये मत लिख देना अरे एक ही मतलब होता है, ए में आ मिला दिए लिख दिए, ई में आ मिला करके लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। ई में आ मिलाओगे क्या बनेगा बताओ? या बन जाता है। मैंने लिखा यहां पर अ में ई मिलाना है तो अ में ही ई मिलाना है। ई में अ, अरे जोड़ना ही तो है, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो आएगा 5, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये नहीं चल रहा है यहां चल रहा है केमिस्ट्री। कंसंट्रेटेड H2SO4 में पानी नहीं मिलाना है, पानी में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है, वरना बीकर फट जाएगा। और तुम समझ में आ रही बात? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या पढ़ते हैं? पानी में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे, चूना पत्थर को डालेंगे। चूना पत्थर में पानी डालते हो क्या? अबे दीपावली में पुताई के लिए रे पढ़ते हैं ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर भी ध्यान देना। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रत्येक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्णमाला पढ़ते हुए हम लोग क्या सीख जाएंगे? संधि। यही तो है वो। यहीं से नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र और अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इस बात को यहां को फिर से रिकॉल करा के मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी से इस बात को समझ लेंगे हम लोग क्या कि अधन ई बराबर क्या होता है भाई? फिर से बोलो ए। अधन ए बराबर क्या होगा? इसी अ में यदि मैंने जोड़ दिया किसे? ऊ को, तो क्या आएगा? और फिर से यदि मैंने अ में जोड़ दिया किसे? आ को। किसको जोड़ दिया भाई मैंने? ओ को, तो क्या आ जाएगा? आओ आ जाएगा। ये लो भाई, ऐसी बात। क्या है बातें समझ में आ रही हैं? बोलो हाँ कि ना। तो चूंकि यहां पर अलग अलग स्वर जुड़ रहे हैं, ये बन गए विजातीय, और चूंकि यहां सेम सेम जुड़ रहे हैं तो क्या बन गए? ये सजातीय। तो टोटल संयुक्त स्वर कितने हैं हमारे? बोलो 7 हुए ना, 4 3 7। चलो बनाओ ऐसा।
अ में ई जोड़ना है, ई में अ नहीं जोड़ना है, अभी बाद में जोड़ेंगे, वो भी टाइम आएगा। अच्छा, ऊ में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? ऊ में अ व, और अ में ऊ जोड़े हैं तो क्या हुआ है? ओ। ठीक है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है हिंदी, क्योंकि संस्कृत की बेटी है। अंग्रेजी जैसे कुछ भी नहीं हो जाता इसमें, ठीक है, खेलते नहीं रहता हिंदी। मन पड़ा तो ब्रिटिश इंग्लिश के नाम से चिल्ला दिए, कुछ मन पड़ा तो अमेरिकन इंग्लिश के नाम से चिल्ला दिए, मन पड़ा तो आजकल ऐसी बोलते हैं, व्हाट इज अप नहीं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कुछ भी चल रहा है, नहीं आजकल तो व्हाट्सअप बोलते हैं, व्हाट्सअप नहीं, आजकल तो फिनाले फिनाले बोलते हैं। ऐसा नहीं, यहां ऐसा नहीं होने वाला, यहां एक एक चीज का एक एक कारण है। कारण अंग्रेजी में भी है वास्तव में, वहां भी हर एक बात का प्रोनाउंसिएट करने के पीछे बहुत सारे कारण है, लेकिन मानता कोई नहीं है। चलो हो गया, ये क्या पढ़ लिया हमने भाई? उत्पत्ति के आधार पर। चलो अगला लिख दो, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और उच्चारण के आधार पर क्या कहेंगे हम लोग? उच्चारण के आधार पर यहां पर अब हमारे पास तीन प्रकार होंगे। एक होता है हमारा लघु स्वर या एक मात्रिक, या इसी को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारे मूल स्वर ही, अ, ई, उ, री। मतलब टोटल कितने हो गए भैया हमारे? 4। और उसी को यदि हम इसके दूसरे भाग में जाएं तो कहते हैं इसको क्या? दीर्घ, या कहते हैं द्वैमात्रिक। द्वैमात्रिक हम इसे कहेंगे, द्वैमात्रिक। द्वैमात्रिक कौन कौन है? बोलते जाओ तो। आ, ई, उ, फिर ए, ऐ, ओ, औ। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए कंप्लीट। लेकिन अभी भी एक और इसमें बाकी है, जिसे हम कहते हैं त्रैमात्रिक। क्या कहते हैं इसे भाई? त्रैमात्रिक, या इसे ही कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या कहते हैं इसे? प्लुत स्वर कहते हैं। ये लो भाई, प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या है? जब कभी भी हम कोई राग आलाप रहे होते हैं, जब कभी भी हम किसी को पुकार रहे होते हैं, तब वास्तव में हम इन प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। क्या क्या करने के लिए भाई? जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर, बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो, अरे बोलो फिर से एक बार। अब बोलो मैंने क्या लिखा है? ये क्या था? नहीं, फिर से बोलो, ये क्या लिखा है? ऐसी पुकारते हैं किसी को? ऐसे पुकारते हो किसी को? अपने भाई बहन को या किसी को कैसे पुकारो? ये तुम्हारी छोटी बहन है, अब पुकार के बताओ। जब कभी भी हमें पुकारना हो, या तो नाम ले रहे हम लोग बोलेंगे राधा, या अगर किसी पुकारना हो तो क्या बोलेंगे? राधा। और ऐसा करते हुए आ को जब हमने लंबा खींचा, क्या आएगा वहां पर? ये वर्तुल रेखाओं से इसको दर्शाया जाता है, और इस वर्तुल रेखा को ही हम लोग बोलेंगे क्या? त्रैमात्रिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? त्रैमात्रिक।
कभी कभी कोई अगर आप मंत्रोच्चारण कर रहे हो, जैसे अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, ऐसा तो नहीं पढ़ते। क्या बोलते हैं? अस्तोमा, मां में रुकते हम लोग, सद्गमय तमसोमा। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ हमें मिलता है, मां के बाद में क्या मिलेगा भाई वहां पर? वर्तुल रेखाएं। और उन वर्तुल रेखाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे प्लुत करते हैं, उसे हम लंबा खींचते हैं, और यही कहलाता है क्या? हमारा त्रैमात्रिक। क्या कहलाता है ये? हमारा त्रैमात्रिक। तो बिल्कुल नोट करेंगे इसको हम लोग। या आप देखो कई जगह लिखा होता है ओम, बोल के देखो इसे, बोलो एक बार, ओम। हाँ, कई बार ये इसका ज्ञान तो रहता है, ओइम ओइम लिख देते हैं कुछ लोग। ई नहीं है भाई, वो वर्तुल रेखा क्या दर्शा रहा है? आपको प्लुत करना है, ये दर्शा रहा है। ठीक है बात? चलो भाई बना लो ऐसा। ये है उच्चारण के आधार पर। लिख लिया ऐसा? तो चलिए फिर लिखिएगा जीभ के आधार पर। व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप भेजो उसको पीडी में। हाँ, कहां थे हम लोग भाई? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर हम लिखेंगे। जीभ के आधार पर क्या कहेंगे हम लोग? तो जीभ के आधार पर भाई, जीभ में 3 स्थान देखते हैं यार हम लोग। कितने स्थान देखेंगे हम लोग? 3 स्थान देखते हैं हम लोग। और जीभ में 3 स्थान, सबसे ये जो आगे का भाग है ये कहला जाएगा क्या? हमारा अग्र। ये कहला गया हमारा मध्य भाग, और ये कहला गया हमारा पश्च भाग। तो किसका उच्चारण कहां से होता है? बिल्कुल ये बात हम लोग को याद रखनी है कि अग्र भाग से उच्चारण होगा किसका? ई, ई, ए, ऐ। मध्य भाग से उच्चारण होगा अ, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। और पश्च भाग से उच्चारण होगा आ, उ, ओ, औ। ये सब आ गए किसमें? पश्च भाग में। ठीक है बात? चलो भाई बना लो ऐसा। लिख लिया भाई ऐसा? पक्का? तो ये हो गए हमारे 3 तरीके। आइए चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका जो है ये है हमारा ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ अर्थात क्या? हमारा होंठ। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम इसे 2 भाग में बांटेंगे। ओष्ठ की आकृति के आधार पर ऊ बोल के देखिए, ऊ, ऊ, ओ, औ। फिर से बोलो एक बार, जब हम कहते हैं क्या? जब भी हम कहते हैं ऊ, या फिर ऊ, या हम कहें ओ, या हम कहें आओ, तब की स्थिति में जो हमारे होठ है ये क्या है भाई? गोल गोल बन रहा है, यहां पर वृत्त बन रहा है, ऊ गोल बन रहा है यहां पर, इसलिए इनको कहते हैं क्या हम लोग? वृत्ताकार। जबकि हम कहते हैं क्या? अ, आ, ई, ए, ऐ, री, तब की स्थिति में यहां पर कोई भी वृत्त नहीं बनता, हम इसे कहते हैं अवृत्ताकार। क्या कहते हैं भाई इसको? अवृत्ताकार। इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा अ, आ, ई, री, ए, ऐ। ये सब आ गए किसके अंतर्गत भाई? हमारे अवृत्ताकार। क्लियर है बात? चलो भाई बना लो ऐसा। बना लिए भाई?
बोलो हाँ कि ना। तो चलिए भाई पांचवा प्रकार लिखिएगा आप जल्दी से। और पांचवें प्रकार को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है, पांचवें प्रकार में बहुत सारे दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का समाधान बताता हूं तुम्हें मैं। विजिबल है पीछे तक कि बड़ा करूं? कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया जी। पांचवा प्रकार है मुख खोलने की स्थिति के आधार पर। अब ये जो मुख खोलने की स्थिति के आधार पर बात है, जो अभी तक माना जाता है, परीक्षाओं में लिया जाता है, उसके आधार पर मैं आपको आपकी किताब में जो दिया हुआ है, बुक खोल के देखोगे आपको तो मिलेगा डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी के अनुसार जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारा कितना मुख खुलता है, इसके आधार पर इसे संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत चार भागों में इसको बांटते हैं। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं और इसीलिए मैं आपको इसको ये पेज आप लोग को अभी दे दूंगा, ठीक है, इसको शेयर करूंगा। ये पूरा बुक में नहीं है, बुक में केवल वो है जो एग्जाम में बार बार आता है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी के अनुसार, लेकिन आगे की बातें मैं बताऊंगा। देखो इनके अनुसार समृद्ध, समृद्ध अर्थात जिसमें सबसे कम मुंह खुले, बोल के देखोगे आप ई उ रे, लेकिन अर्ध समृद्ध जिसमें समृद्ध से थोड़ा ज्यादा मुख खुलेगा, बोल के देखोगे ई उ, इसमें थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है। विवृत जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुलेगा, जैसे आ, बोलो आ, ऐ, औ, फिर से बोल के देखो और अर्ध विवृत जिसके अंदर बताएगा क्या, विवृत से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा ज्यादा, मतलब क्या आएगा अ ए ओ। ये किसका मानना है? ये है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी के अनुसार। लेकिन डॉक्टर हरदेवलाल बाहरी जी के अनुसार बात अलग है। इनके अनुसार क्या बात है? तो इनके अनुसार बात यह है कि समृद्ध में आ जाएगा ई उ, अर्ध समृद्ध में आ जाएगा ए औ, विवृत में आ जाएगा केवल आ और अर्ध विवृत में आ जाएगा क्या अ। सर बाकी लोगों का क्या होगा? छोड़ दो। कुछ लोग ये भी प्रश्न लेकर के आते हो, सर हम लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, लूसेंट में अलग दिया है, ये दिया है लूसेंट में, मुझे दिखाने मत चले आना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये मैं भेज दूंगा आपको, आप अपने हिसाब से निर्णय लेते रहो क्या करना है। लेकिन मानना किसको है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी को। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं। लूसेंट की किताब में ही जो है डॉक्टर अरविंद कुमार जी के अनुसार जो है लिखा गया है, समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में, विवृत में और अर्ध विवृत में क्या दिया गया है। एक और विशेष बात, कामता प्रसाद गुरु जी जिनको हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, हिंदी के व्याकरण में उनकी बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं, विराम चिन्ह वगैरह को, इनके अनुसार इन्होंने केवल विवृत क्या है, अर्ध विवृत क्या है, समृद्ध क्या है वो डिफाइन किया है इन्होंने, लेकिन कौन विवृत है कौन अर्ध समृद्ध है ये नहीं बताया इन्होंने। एक और ऑथेंटिक बुक आती है हमारे डॉक्टर वासुदेव नंदन सर की बुक, लेकिन इन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। दो हिंदी की मूल किताबें हैं, वासुदेव नंदन और हरदेवलाल बाहरी, और दोनों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, वासुदेव नंदन में बताई नहीं गई है। तो अब आपको कभी कुछ कंफ्यूजन रहा, आप उठा करके किसको आधार बना करके बताओगे भाई? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी। ठीक है बात, ये ध्यान रखना। अगर एग्जाम में ही स्पेशली बोल दिया भाई कि डॉक्टर हरदेवलाल बाहरी जी के अनुसार बताओ, तब आपको ये याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए भाई ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, एक बार जल्दी से इसको देख लो। ये हमारे पास में क्या कि कुछ किस तरीके से हम लोग यहां पर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे हैं क्या? स्वरों का वर्गीकरण। और स्वर का वर्गीकरण हमने किया कितने प्रकार से भाई? 5। कितने प्रकार से किया हमने? 5। ठीक है, कितने प्रकार से किया हमने? 5 प्रकार से, है ना। यहां पर अच्छा एक चीज गौर करना, एक मिनट, हरदेवलाल बाहरी जी वाला ओपन करो जरा, पेज ओपन करो, पेज ओपन करो। नहीं हरदेवलाल बाहरी नहीं, लूसेंट में दिया है। हाँ ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। लूसेंट के अनुसार जो है करके दिया हुआ है ना, ऑ करके भी एक बनाया हुआ है उसने,
उसके बारे में मैं धीरे से थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो एक आगत वर्ण है। क्या भाई? आगत। यहां पर ये स्वर के अंतर्गत हम लोग लेंगे ही नहीं। ये क्या लिखा बताओ? बोलो। ये क्या लिखा है बोलो? ये क्या लिखा है बोलो? लड़के चुप रहो, लड़कियां बोलो। बोलो ये क्या है? आ हो गई। अरे जो मीम में आता ओ, ये वाला नहीं करते तुम लोग क्या? इसलिए मैं लड़कों को चुप रहने बोला था, लड़कियों को बोलने बोला था। ओ अच्छा, तुम लोग भी वही वाला? नहीं, घर में मेरे यहाँ मेरी दादी जब जिंदा थी, अब तो चली गई, ठीक है, जैसा भी है। हाँ, डॉक्टरनी कौन आती थी उनको ठीक करने के लिए? डॉक्टरनी। किसी का नाम है राकी, किसी का नाम है डाली। अब बोल के बताओ, डॉक्टरनी होगा क्या? क्या होगा? या राकी, डाली, है ना? डॉली होगा ना भाई, डाली पेड़ की डाली थोड़ी है। तो समझो इस बात को, वास्तव में हमारे हिंदी में ये एक स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है, ये वर्ण ही नहीं है, ये विदेशज, ये जो है हम लोग अंग्रेजी से आगत रूप में लिए हैं, इसलिए इसको कभी भी इस क्लासिफिकेशन में हम लोग रखेंगे नहीं। क्लियर है बात? चलो भाई, तो वापस से आते हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं स्वर। अगला हेडिंग डालिएगा, स्वरों का उच्चारण स्थल। स्वर और उनके उच्चारण स्थल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कंठ वगैरह देख रहे थे ना, महसूस कर रहे थे, बस वहीं से महसूस कर करके बताते जाना भाई कि अगर मैं कहता हूं यहां पर अ, बोलो, बोलो आ, फिर से बोलो एक बार, अरे बोलो अ आ, अ आ, कहां पर जीभ कहां पर टच हो रहा है? बोलो अ आ, अ आ, कहीं पर भी तालु, मूर्धा, दंत, मसूड़ा कहीं पर भी टच हुआ क्या? ये अंदर से आवाज आ रही है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? उच्चारण स्थल क्या है भाई? कंठ। क्या बोलेंगे भाई? कंठ। आगे ना, चलो दूसरा आगे बात क्या आता है? बोलो, अरे बोल के बता दो यार, फिर से बोलो, फिर से। अच्छा, बोलते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहां जाके चिपक रहा जीभ? तालु में, और इसलिए हो गया क्या? ये तालु। क्या लिखेंगे हम लोग? उच्चारण स्थल तालु। चलो भाई, फिर बता दो जल्दी से। ऊ, ऊ बोलो एक बार। और चूंकि इसको उच्चारित करने के लिए हमारे ओष्ठ, हमारे होंठ जो है वो बदल रहे हैं, क्या कहलाएगा? ये ओष्ठ। अभी मैंने आपको इसको बोल करके बताया था, सिखाया था। ये क्या है भाई? मूर्धा। कहां से उच्चारण इसका? मूर्धा। अब अगर मैं कह दूं यहां पर ए ऐ, बताओ ए किससे बनता है? अ और ई से। इसका मतलब ये हो जाएगा कंठ और तालु। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूं ओ और औ, ओ और औ किससे मिलकर बनते हैं भाई? अ और ऊ से, इसलिए बन जाएगा क्या? ये कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। चलो भाई लिख लो ऐसा। बहुत आसान है, रटने की कोशिश मत करना, सोचना अपने आप याद हो जाएगा। विचार करोगे अपने आप सब याद होगा, ठीक है? रटते मत जाना भाई, रटना नहीं है बिल्कुल। चलो भाई, हो गया क्या ये? आगे बढ़ चले? कहां ही चलेंगे आगे बढ़ के। अगला हेडिंग डाल दीजिए व्यंजन। और व्यंजन लिखिए जरा, क से पूरा जहां तक भी लिख सको। कहां तक लिख सकते हो देखूं जरा तुम्हारा चेहरा में।
यहां तक हमारा स्वर होता है समाप्त। ठीक है, हमें पढ़ना है व्यंजन, और व्यंजन मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। आज बैठ करके थोड़ी देर 5 मिनट लिख करके रखिए, फिर आपकी अगली कक्षा चालू होगी। ठीक है, चलिए।